हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसा होगा अगर आप पानी का इस्तेमाल करके खाना बना पाएं। जी हां, एक ऐसी तकनीक खोजी गई है जिसके माध्यम से पानी का इस्तेमाल किया जाएगा और थोड़ी सी बिजली की जरूरत पड़ेगी और आप आराम से घर में खाना बना पाएंगे। हालांकि तकनीकी काफ़ी महंगी है, थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि वन टाइम सेटअप है। अगर आपके घर पर ये हो गया तो बार बार जो है एलपीजी और अन्य प्रकार के जो भी एनर्जी सोर्सेज होते हैं उन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। अब ये कैसे होने वाला है यही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो हाइड्रोजन कुकिंग स्टोव केवल 100 मिलीलीटर पानी चाहिए, 1 किलोवाट घंटे के हिसाब से बिजली चाहिए और आराम से आप लगभग 6 घंटे तक खाना बना सकते हैं। अब ये कैसे होगा ये समझना है, तो ये जो सेटअप है सारा आप देख सकते हो। आप समझते हैं यहाँ पे भारत में एक क्लीन टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है ग्रीन वाइज। इसने हाइड्रोजन आधारित कुकिंग स्टोव विकसित किया है। आपने ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन सब पढ़ा होगा, तो हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में CO2 एमिशन बिल्कुल भी नहीं होता है। हम पानी का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो है गैस वगैरह बना के इस्तेमाल करते हैं। केवल 100 ml पानी चाहिए, 1 किलोवाट बिजली चाहिए और खाना पकाइए आराम से लगभग 6 घंटे। समझ रहे कितना ज़्यादा यहाँ पर किफ़ायती होने वाला है। पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो हम सबको पता है भारत 85% ऊर्जा का आयात करता है, उसमें तेल गैस सब हो जाता है। और जो भी ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है उसका दुष्परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। सिलेंडर्स की किल्लत हो गई थी, गैस महंगी और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वहाँ पर युद्ध हो रहा है। दूसरा फैक्टर यहाँ पर यह भी है कि कार्बन एमिशन भी हमें कम करना है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बेहतरीन विकल्प होने वाला है। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के नाम से जाना जा रहा है कि भविष्य का फ्यूल जो है यही होगा। यह स्टोव ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है समझते हैं। देखो, 2-3 प्रकार के हाइड्रोजन है। पहला होता है ग्रे हाइड्रोजन, फिर हमने बनाया काफ़ी मुश्किल से ब्लू हाइड्रोजन, फिर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में बात यहाँ पर यह थी कि प्राकृतिक गैस या कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल से इसको बनाया जाता था। CO2 एमिशन हो ही रहा था, तो पर्यावरण के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण रहा नहीं। दूसरा जो हमने बनाया वो था ब्लू हाइड्रोजन। इसमें कार्बन कैप्चरिंग की जा रही थी, इसको भंडारण करके बाद में आराम से जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। तो SMR या कोल गैसिफिकेशन प्लस CCS के माध्यम से बनाया जा रहा था। कम CO2 है क्योंकि CO2 को पकड़कर स्टोर किया जा रहा था। मध्यम था, मतलब ग्रे से ज़्यादा था लेकिन थोड़ा सा बेटर यहाँ पर है, ग्रीन से कम CO2 था। उद्योग हो गया, भारी परिवहन, पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो CO2 थोड़ा बहुत तो फिर भी इसमें था, लेकिन जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में बस पानी चाहिए और पानी को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब यहाँ पर विद्युत अपघटन के माध्यम से इसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका जो रॉ या कह सकते हैं जिससे जो अपशिष्ट निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। तो उसी तकनीक पर ये आधारित है। तकनीकी कैसे काम करती है ये समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा है, उसी के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है कि पानी है और आप उसमें जो है बिजली जो है दौड़ा दीजिए, उसके माध्यम से पानी में हाइड्रोजन के एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे और यही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई गई। तो देखिए यहाँ पर एक तकनीक इस्तेमाल की जिसका नाम है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर। तो यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर कैथोड है। पानी यहाँ पे भरा जाता है, उसके बाद बिजली जो है प्रोवाइड की जाती है। जिसके बाद होता यह है कि ये जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन लगी है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को यहाँ पे जाने देती है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं। और उसके बाद जो है ये जो है आउटलेट में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही बचता है। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने इस्तेमाल कर लिए किसके तौर पर, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर। तो ये समझ रहे हैं आप, यहाँ पर फ्यूल और गैस वगैरह के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। H2O को एनोड पर डाला जाता है, बिजली देने पर पानी टूटता है हाइड्रोजन आयंस में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में। प्रोटॉन को यहाँ पर प्रोटॉन्स जो है यहाँ पर पास हो जाते हैं। ये सारा जो है प्रोसेस हमने ऑलरेडी समझ लिया है। मुख्य भाग यहाँ पर यह है कि जो PEM है मुख्य झिल्ली है, एनोड और कैथोड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं, ये भी समझ लिया है। फायदे क्या है, बहुत शुद्ध है, लगभग 99.99% तक प्योर कहा जाता है। तेज प्रक्रिया है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर हम काम कर सकते हैं। साथ में CO2 उत्सर्जन भी बिल्कुल नहीं होता है। नुकसान इसका ये कि बहुत महंगी है। अभी बताऊंगी आपको एक सिलेंडर कितने का आएगा। मेम्ब्रेन की जो उम्र है, जो मेम्ब्रेन यहाँ पे लगाई है इन्होंने, इसकी उम्र है वो बहुत कम हो जाती है। उच्च शुद्ध पानी की जरूरत पड़ती है जो कि काफी टफ हो जाता है। ये कुछ चैलेंजेस है बट बेटर विकल्प कहा जा रहा है। तो कुकिंग प्रोसेस क्या है, उत्पन्न हाइड्रोजन को तुरंत जो है जलाया जाता है। हीट प्लस वाटर वेपर के यहाँ पे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और हमने ये ऑलरेडी समझ लिया है कितना पानी मिलाना है, बिजली कितनी नहीं। तो प्लग एंड प्ले वाला खेल यहाँ पे हो रहा है कि गैस पाइपलाइन सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है, प्लग कीजिए और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ, आप चाहो तो आप स्टोर कर सकते हो, यहाँ पर क्लीन एनर्जी है ही।
स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी है, रियल टाइम में आप चाहो तो उपयोग कर सकते हो, बट स्टोरेज नहीं हो पा रहा है। ऑप्शनल स्टोरेज यहाँ पर है लेकिन काफ़ी महंगे हो जाते हैं। हाई प्रेशर सिलेंडर्स चाहिए, बफर टैंक्स चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या क्या हो सकता है। तो रूफटॉप सोलर से जोड़, जैसे हमने देखा कि हमें 1 किलोवाट बिजली देनी पड़ रही है, आप चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लीजिए सोलर रूफटॉप सोलर्स के माध्यम से, और उसके माध्यम से आप एनर्जी दे सकते हो। यहाँ पर ऑफ ग्रिड क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, जहाँ पर बिजली नहीं भी है, बिजली के तारों से नहीं बिजली पहुंच रही है, आप सोलर सिस्टम के माध्यम से बिजली प्रदान कीजिए और आराम से जो है इस गैस का फ़ायदा उठा सकते हो। नया पहलू क्या है, तो कुकिंग सेक्टर में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इस्तेमाल होगी। डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी प्रोडक्शन होगा, सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं रहेंगे, बहुत सारे विकल्प हो जाएंगे। ऑन डिमांड हाइड्रोजन हो जाएगी, जैसे आप डिमांड करेंगे वैसे आपको मिलेगा। एनर्जी प्लस इन्वायरमेंट दोनों के लिए ये क्या है, लाभप्रद रहने वाला है। विश्लेषण अगर करें तो फायदे क्या है, तो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, एलपीजी पर निर्भरता कम हो जाएगी, कार्बन एमिशन भी कम है, रूरल और रिमोट एरियाज पे आप आराम से इस्तेमाल करिए, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, सब कुछ यहाँ पर आपको एक साथ एक गैस में ही मिल रहा है। चुनौतियां यहाँ पर यह है कि हाई इनिशियल कॉस्ट है, एक पूरा सेटअप लगाने में आपको 1 से 1.5 लाख लगेंगे, पूरा जो हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन हैंडलिंग सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो एफिशिएंसी है काफ़ी कम है, जल्दी जल्दी खराब होता है, आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी है, जो हमने देखा कि पानी तो ठीक है सबके पास है, लेकिन बिजली जो चाहिए वो सही तरीके से सही समय पर पहुँचनी चाहिए। लार्ज स्केल अडॉप्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समस्या को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, बताऊंगी अभी आपको। पहली तुलना कर लेते हैं हम एमिशन के हिसाब से। देखें एलपीजी काफ़ी हाई एमिशन देता है, इंडक्शन जो है थोड़ा मीडियम, काफ़ी देर तक आपको खाना पकाना पड़ता है इसमें, और हाइड्रोजन के हिसाब से देखें तो जीरो कार्बन एमिशन हो गया। कॉस्ट के हिसाब से देखें तो एलपीजी जो है थोड़ा सस्ता है, इंडक्शन थोड़ा मीडियम में आता है, और अभी हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन स्टोव से काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम है, इंडक्शन की मीडियम हो जाती है, और इसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी हाई है। सस्टेनेबिलिटी देखें तो काफ़ी लो कह सकते हैं कि पर्यावरण के हिसाब से अच्छा नहीं है, ये मीडियम है, और बाकी यहाँ पर ये जो है बहुत बेहतर माना जा रहा है। भविष्य में देखें क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में तो होटल्स जो कम्युनिटी किचन्स वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इसको बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हाइड्रोजन इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है, एलपीजी डिमांड में कमी आएगी। इसके अलावा क्लीन कुकिंग ट्रांजिशन हो सकता है, नेट जीरो जो एमिशन हमने लक्ष्य रखा है उसको भी हम यहाँ पर पा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सुझाव क्या क्या दिए गए हैं। तो हमने कुछ चैलेंजेस देखे थे, कमियां थी, अगर हम उनको दूर करें तो बहुत बेहतर होने वाला। पहला था यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन, अगर हमें इसकी कॉस्ट करनी है तो बल्क में प्रोडक्शन करना होगा। जाहिर सी बात है, कोई एक चीज़ बनाएंगे वो महंगी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारी बनाएंगे तो थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है। दूसरा है, हमने देखा कि सेफ्टी को लेकर के काफ़ी कंसर्न्स है, तो अगर ये सरकार यहाँ पे ये ठीक कर दे तो और बेटर हो जाएगा। तीसरा है गवर्नमेंट सब्सिडीज, जो बहुत महंगा है उसको सस्ता करने के लिए सरकार अगर सब्सिडी देना शुरू कर दे तो उनका जो नेट जीरो एमिशन वाला लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाएगा, और लोगों को इसकी उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट इस पे जो है बढ़ाना पड़ेगा, ताकि महंगाई के साथ साथ जो सेफ्टी कंसर्न्स है इन दोनों को भी समय रहते हम सुधार पाएं। और आखिरी है रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, तो जैसे हमने सोलर पैनल्स के जोड़ने की बात कही थी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं पहुँच रही है, तो आप सोलर पैनल्स लगा करके बिजली प्रदान कीजिए, ताकि इस प्रकार की चीज़ों को हम सेटअप कर पाएं। अब एक प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, ब्लू हाइड्रोजन में कार्बन कैप्चर तकनीक की उपयोग होती है, और तीसरा है ग्रे हाइड्रोजन पूरी तरीके से पर्यावरण अनुकूल है। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।